हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 2012 से लेकर 2014 के बीच में संप्रेषण या संचार या कम्युनिकेशन वाले यूनिट से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर अगर पता है तो आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको प्रैक्टिस सेट की तरह पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 29, 30 और 1 तारीख को जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए एनटीए ने या यूजीसी नेट ने जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। तो आप चेक कर सकते हैं कि 30 तारीख को किस सब्जेक्ट का है, 29 तारीख को किस विषय का और 1 तारीख को किस विषय का एग्ज़ाम है। तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने एग्ज़ाम सेंटर को चेक कर सकते हैं और कैसे आप अपने एग्ज़ाम सेंटर के पास पहुंच सकते हैं उसके बारे में भी आप आइडिया लगा सकते हैं। और जैसे ही अगले एग्ज़ाम्स के भी एडमिट कार्ड आएंगे उसके संदर्भ में भी मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। और तो चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं और सारे क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से आप उसको प्रेस कर सकते हैं इसी प्रकार की न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है, आपको बताना है। यानी कि अंग्रेजी शब्द का जो कम्युनिकेशन शब्द है इसकी व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर, बी ऑप्शन है कम्युनिस्ट और कम्यून, सी ऑप्शन है कम्युनिज्म और कम्युनिज्म और डी ऑप्शन है कम्युनियन और कॉमन सेंस। तो यहाँ पे अगर आपको आंसर पता है तो आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर वर्ड से हुई है, आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा जा रहा है कि चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेदांग द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के प्रकार को क्या कहते हैं। इन चारों विकल्पों में से अगर आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। पहला जो दिया गया मास लाइन कम्युनिकेशन, बी ऑप्शन है ग्रुप कम्युनिकेशन, सी ऑप्शन है पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन और डी है आपका डायलॉग कम्युनिकेशन। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मास लाइन कम्युनिकेशन उसको कहते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को क्या कहते हैं। ये वैसे तो आपको साइंटिफिक नहीं लगेगा लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको इसका आंसर देना होगा एग्जाम में। आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को क्या कहते हैं इन चारों विकल्पों में से। पहला जो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, बी ऑप्शन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सी ऑप्शन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और डी ऑप्शन है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अगर आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को जो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम प्रसारित दैनिक अखबार है, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। ये प्रश्न जो है 2012 में पूछा गया था, दिसंबर 2012 में। तो आप आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो प्रसारित अखबार होंगे उसके बारे में आप गूगल से एक बार सर्च कर लीजिएगा। अब वैसे मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको कवर कराऊंगा मैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है द टाइम्स ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है द इंडियन एक्सप्रेस, सी ऑप्शन है द हिंदू और डी ऑप्शन है द डेक्कन हेराल्ड। तो चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो दे सकते हैं आप आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये जो है अधिकतम प्रसारित दैनिक अखबार है। 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आज के डेट में जो भी न्यूज़पेपर
सबसे ज़्यादा प्रसारित किया जाता है, उसके बारे में आप गूगल पे जरूर एक बार सर्च करके चेक करिए। देखिए, मैं इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आ जाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से आप अपनी स्ट्रेटजी बना के जो है एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में मूक फीचर फिल्म के प्रथम पथ प्रदर्शक कौन थे इन चार विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है के अब्बास, बी है सत्यजीत रे, और सी ऑप्शन है बी आर चोपड़ा, और डी ऑप्शन है दादा साहेब फाल्के। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दादा साहेब फाल्के। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि भारत में मूक फीचर फिल्म के प्रथम पथ प्रदर्शक थे, तो दादा साहेब फाल्के जो है भारत में मूक फीचर फिल्म के प्रथम पथ प्रदर्शक थे। याद रखना है आपको, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर होता है। अगर आपको आंसर पता है तो इन चारों विकल्पों में से दे सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है इन्फोटेनमेंट, बी ऑप्शन है एजुटेनमेंट, और सी ऑप्शन है एंटरटेनमेंट, और डी ऑप्शन है पावर इक्वेशन जो है चौथा ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एजुटेनमेंट होगा इसका राइट आंसर। शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण एजुटेनमेंट सिद्धांत के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि टेलीफोन निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है रेखीय संचार का, बी ऑप्शन है आरेखीय संचार का, और सी ऑप्शन है वर्तनी का, और डी ऑप्शन है यांत्रिकृत का। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेखीय संचार का जो है उदाहरण है आपका टेलीफोन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रेप वाइन संचार का साधन होता है, किस प्रकार का ये साधन है आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है औपचारिक, बी ऑप्शन है अनौपचारिक, सी ऑप्शन है आलोचनात्मक, और डी ऑप्शन है निगमित। तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक। ग्रेप वाइन संचार का अनौपचारिक साधन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार से जुड़े मुद्दों की चर्चा किसके द्वारा की जाती है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है अगर आंसर आपको पता है तो। पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वो है आपका ILO, बी ऑप्शन है ITU, सी ऑप्शन है UNDP, और डी ऑप्शन है यूनेस्को। तो सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ITU इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब ITU का फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा हमारा हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अगर इंग्लिश में बात करें तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है इसका फुल फॉर्म होगा। तो दोनों फुल फॉर्म मैंने बता दिए क्योंकि फुल फॉर्म से कई सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा जा रहा है कि टीवी श्रोताओं द्वारा प्रयुक्त रेफरेंशियल फ्रेमिंग संचार माध्यमों को किससे जोड़ता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है यथार्थता, बी ऑप्शन है अयथार्थ, सी ऑप्शन है नकारात्मकता, और डी ऑप्शन है निष्क्रियता। तो इसका सही आंसर सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यथार्थ। टीवी श्रोताओं द्वारा प्रयुक्त रेफरेंशियल फ्रेमिंग संचार माध्यमों को यथार्थ से जोड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ये प्रश्न जो है आपका जून 2013 में पूछा गया था यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में। ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इनको अच्छे तरीके से वॉच करिएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी कक्षा में संप्रेषित ज्ञान को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, इन चार विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है अव्यक्तिपरक निधि, बी ऑप्शन है सीमित निर्णय, और सी ऑप्शन है स्वतः सद्गुण, और डी ऑप्शन है सांस्कृतिक निवेश। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक निवेश।
किसी कक्षा में संप्रेषित ज्ञान को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो सांस्कृतिक निवेश इसको माना जाता है। ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा संचार को सामान्यतः क्या माना जाता है इन चार विकल्पों में से? पहला जो ऑप्शन है प्रभावशील, बी ऑप्शन है भावात्मक, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक और डी ऑप्शन है अचयनित। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक उसको माना जाता है। कक्षा में संचार को सामान्यतः संज्ञानात्मक माना जाता है, याद रखिएगा आप। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर औद्योगिक समाज को निम्नलिखित में से कोई एक भी कहा जाता है। आपको बताना है कि इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है उत्तर औद्योगिक समाज को। पहला जो ऑप्शन है सूचना समाज, बी ऑप्शन है प्रौद्योगिकी समाज और सी ऑप्शन है मध्यवर्ती समाज और डी ऑप्शन है गैर कृषि समाज। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूचना समाज। उत्तर औद्योगिक समाज को इन चारों विकल्पों में से सूचना समाज के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा जा रहा है कि इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके लिए किए गए थे? यानी कि इंटरनेट आधारित जो संचार था उसका प्रयास जो है सर्वप्रथम किसके लिए किया गया था? आपको इन चारों विकल्पों में से अगर आंसर पता है तो बता सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है व्यावसायिक संचार के लिए, बी ऑप्शन है सैन्य उद्देश्य के लिए और सी ऑप्शन है पारस्परिक अंतःक्रिया के लिए और डी ऑप्शन है राजनीतिक अभियान के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सैन्य उद्देश्य के लिए जो है इंटरनेट आधारित संचार जो है पहली बार में प्रयास किया गया था। इसके लिए उद्देश्य क्या था? इंटरनेट आधारित संचार के लिए आरंभिक प्रयास जो है सैन्य उद्देश्य के लिए किया गया था। ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा जा रहा है कि स्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है इन चारों विकल्पों में से? पहला जो ऑप्शन है लैन और बी ऑप्शन है वैन और सी ऑप्शन है ईबीबी और डी ऑप्शन है एमएमएस। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर अगर आपको पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लैन। लैन को भी जो है लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, आप इसको भी याद करिएगा। स्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है? तो लैन के द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। इसका जो फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा जा रहा है कि वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है। यहाँ पे बताना है चारों विकल्पों में से कि वर्चुअल रियलिटी क्या उपलब्ध कराती है। पहला जो ऑप्शन है सुस्पष्ट चित्र, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत श्रवण और सी ऑप्शन है सहभागी अनुभव और डी ऑप्शन है नई फिल्म का पूर्व पर्यालोकन। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सहभागी अनुभव। वर्चुअल रियलिटी हमें जो है सहभागी अनुभव कराती है, आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया है इन चार विकल्पों में से? पहला जो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में जो है भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय आरंभ किया गया है। आपको याद रखना है तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। और ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये दिसंबर 2013 में पूछे गए थे संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करना है हमें। यहाँ पे कुछ बुक्स दिए गए हैं और इनके जो कालानुक्रम है उसके अनुसार इनको लगाना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले जो है आपका साइलेंट स्प्रिंग आएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका लिमिट टू ग्रोथ आएगा यहाँ पे 2 नंबर पे, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आवर कॉमन फ्यूचर आएगा तीसरे नंबर पे, और डी यहाँ पे यानी कि चौथे नंबर पे आपका आएगा रिसोर्सफुल अर्थ। तो इस प्रकार से आप क्रम में लगा सकते हैं। क्रम में लगाने वाले भी कई क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हमारा क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा के संचार को सामान्यतः समझा जाता है कि यह होगा, यानी क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पर पहला जो है ऑप्शन प्रभावी होगा, बी ऑप्शन है संज्ञानात्मक होगा, और सी ऑप्शन है भावात्मक होगा, और डी ऑप्शन है चयनात्मक होगा। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भावात्मक होगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कक्षा के संचार को सामान्यतः क्या समझा जाता है कि उसमें क्या होगा, तो वो भावात्मक होगा, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि छाया चित्रों को क्या करना आसान नहीं है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है प्रकाशन करना आसान नहीं है, बी ऑप्शन है सुरक्षण करना आसान नहीं है, डी ऑप्शन है परिवर्तन करना आसान नहीं है, और सी ऑप्शन है विसंकेतन करना आसान नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे परिवर्तन करना आसान नहीं है, छाया चित्रों को परिवर्तन करना आसान नहीं है। यहाँ पर देखिए कि डी ऑप्शन नीचे होगा, यहाँ पर टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन ऑप्शन आपका डी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्तन करना आसान नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है कि टेलीविज़न को चालू करने पर जो कण से दिखाई पड़ते हैं उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है हमारा स्पार्क्स, बी ऑप्शन है ग्रीन डॉट्स, सी ऑप्शन है स्नो, और डी ऑप्शन है रेन ड्रॉप्स। देखिए टेलीविज़न जब आप देखते हैं या टीवी देखते हैं तो उसमें जो आपको पिक्चर्स या वीडियो दिखाई देता है, तो उसी में पूछा जा रहा है कि जब टेलीविज़न आप ऑन करते हैं या चालू करते हैं तो जो कण जो है आपको दिखाई पड़ते हैं पहले, उन कणों को क्या कहा जाता है, यही पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उसको स्नो कहा जाता है। आपको याद रखना है कि यहाँ से एक छोटा सा ट्यूब बना होता है टीवी में, और यहाँ से ऐसे ये कण प्रक्षेपित होते हैं और आपके पूरे इस टीवी में ये दिखाई देता है पिक्चर को बड़ा करके। तो ये पूरा मैकेनिज्म ऐसे होता है टेलीविज़न में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि एक वृत्तिक संचार में एनकोडर डिकोडर कैसे हो जाता है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। इसको इंग्लिश में एनकोडर और डिकोडर भी कहा जाता है। पहला जो ऑप्शन है शोर, बी ऑप्शन है श्रोता, और सी ऑप्शन है आलोचनात्मकता, और डी ऑप्शन है फीडबैक। तो सही आंसर आपको देना है अगर पता है तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, फीडबैक। प्रश्न में क्या पूछा गया कि एक वृत्तिक संचार में एनकोडर या एनकोडर डिकोडर यानी कि डिकोडर कैसे हो जाता है, तो फीडबैक के द्वारा वो हो जाता है, एनकोडर डिकोडर हो जाता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर। कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आए, अगर लगे कि उसका आंसर गलत है या कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है कि मौखिक संचार में व्यवधान आने को क्या कहते हैं, इन चार विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है लघु परिपथ, सी ऑप्शन है समतल, और डी ऑप्शन है आपका अंतर विरोध, और डी ऑप्शन है एंट्रोपी। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एंट्रोपी कहा जाता है उसको। मौखिक संचार में व्यवधान आने को जो है एंट्रोपी कहा जाता है, आपको याद रखना है। और जितने भी ये मैंने प्रश्न आपको कराए ये जून 2014 में पूछे गए थे संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से। एक मैं बात बताऊंगा आप सभी को कि कभी कभी किसी शिफ्ट में ऐसा हो सकता है कि किसी यूनिट से आपके 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं या 6 प्रश्न, तो ये एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न पूछे जाएं। वैसे तो एक रेशियो बनाया गया एनटीए की तरफ से कि सभी यूनिट से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन शिफ्ट में आपको 2 या 3 भी क्वेश्चन एक यूनिट से देखने को मिल सकते हैं और किसी यूनिट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो इसके लिए जो है आप थोड़ा सा डिस्टर्ब मत होइएगा। ये इतने सारे पेपर्स बनाने होते हैं शिफ्ट वाइज चेंज करने, तो वहाँ पे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें पूछा जा रहा है कि संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत में एक साथ सूचना प्रसारित करता है वे क्या कहलाता है। यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, क्या होगा आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से।
पहला जो ऑप्शन है समूह संप्रेषण, बी ऑप्शन है जनसंचार और सी ऑप्शन है अंतःवैयक्तिक संचार और डी ऑप्शन है आपका अंतःवैयक्तिक संचार। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जनसंचार उसको कहा जाता है। प्रश्न में यही पूछा गया है कि संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम जनसंचार कहते हैं। जनसंचार उसको कहा जाता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न इसमें है वो है आपका प्रश्न नंबर 24। इसमें पूछा जा रहा है कि पित्त पत्रकारिता पद का क्या संबंध है, आपको इन चार विकल्पों में से बताना है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है आपका आतंकवाद और हिंसा के विषय में सनसनीखेज समाचार से। बी ऑप्शन है पाठकों या दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीपरकता और अतिशयोक्ति के लिए। सी ऑप्शन है कला और संस्कृति के सनसनीखेज समाचार के लिए और डी ऑप्शन है पीले कागजों पर छपे सनसनीखेज समाचार के लिए। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पित्त पत्रकारिता पद का संबंध किससे है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पाठकों या दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीपरकता और अतिशयोक्ति के लिए जो है पित्त पत्रकारिता पद जो है संबंधित है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि मीडिया जाना जाता है, किस लिए मीडिया जाना जाता है। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है प्रथम सत्ता वर्ग के लिए, बी ऑप्शन है द्वितीय सत्ता वर्ग के लिए और सी ऑप्शन है तृतीय सत्ता वर्ग के लिए और डी ऑप्शन है चतुर्थ सत्ता वर्ग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ सत्ता वर्ग के लिए जो है मीडिया जाना जाता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने ये 25 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि आज के इस वीडियो में हम संप्रेषण के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है 2012 से लेके 14 के बीच में पूछे गए हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको और भी जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं संप्रेषण से उसके ऊपर भी जो है जल्द ही एक वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा। उसमें भी कई सालों के जो है प्रश्नों को मैं कवर करूंगा। देखिए यहाँ पर मैं यूनिट वाइज जो है प्रश्नों को आपको करा रहा हूँ जिससे कि आपको बहुत ही आसानी हो। एक साथ मैं जो है उसको पूरा मिलाकर नहीं आपको करा रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में दिक्कत हो। तो यहाँ पे अलग अलग यूनिट से मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप इन प्रश्न से इतना आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। देखिए करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड, तो उसके बारे में भी आप पढ़ते रहिएगा। और इसके साथ साथ वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के टॉपिक को छोड़ के भी किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई समस्या है, क्वेरी है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, यानी कि वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है कि आप वीडियो को देखते हैं तो हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। और इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर करें। आपको लगता है कि वीडियो रेलिवेंट है, महत्वपूर्ण है, हमें कुछ इससे फ़ायदा मिला है तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके या हेल्प मिल सके। हमारा प्रयास रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं या हमारी जितने भी लोग टीम हैं वो आपकी मदद कर पाएँ। और अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।